हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभ्यासम कैरियर एकेडमी। दिस इज सुनील सोनी। और बच्चा, आज आपका आरएमसी का एग्जाम हुआ है। आरएमसी एग्जाम के लिए सबसे पहले बेटा मैं बेस्ट ऑफ लक बोल देता हूं कि आपका अच्छा सा रिजल्ट आए। जो बच्चे एग्जाम देने के लिए हैं उन सबका एक अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है बेटा, ओके। तो आज बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं आपके आरएमसी एग्जाम जो आज ही हुआ है उसका मैथमेटिक्स का पेपर किस तरह से आया था, कैसे क्वेश्चंस आए थे, उनके क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए थे, ताकि आप वेरीफाई कर सको कि आपका सॉल्यूशन किस तरह का था और क्या होना चाहिए था। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं आपका आज का आरएमसी का मैथमेटिक्स का पेपर। ठीक, ओके। तो बेटा सबसे पहले आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं, कौन से क्वेश्चंस आए हैं आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट बेटा आपके पास आया है जिसमें कि आपके पास क्वेश्चंस थे, कुल 20 क्वेश्चन थे टोटल आपके पास। 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास 10 मार्क वाले क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या सॉल्यूशंस इनके होने चाहिए थे। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, हमें गिवन था फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436, 542 लीविंग द रिमाइंडर 7, 11, 15 रिस्पेक्टिवली। तो बेटा जैसे ही आपको ये वर्ड दिख जाए ना, कौन सा, द वर्ड इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नंबर, इस तरह से कई सारे जो नंबर गिवन और रिमाइंडर बच रहे हैं और आपको लार्जेस्ट नंबर की बात चल रही है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना होगा बेटा, एचसीएफ फाइंड करना होगा। किन नंबर का एचसीएफ फाइंड करना होगा? जो ये रिमाइंडर आपके पास बच रहे हैं वो आपने अपने गिवन नंबर में से माइनस कर लेने। 398 माइनस 7, दिस इज योर फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर आपका बनेगा 436 माइनस 11 और थर्ड नंबर बेटा आपका बनेगा 542 माइनस 15। ये आपके पास बेटा 3 नंबर थे इस क्वेश्चन के अंदर जिनका मुझे एचसीएफ फाइंड करना था। ठीक है, जब आप इनको माइनस करते हो बेटा आपके पास क्या क्या नंबर्स बनते हैं? नंबर बनेंगे 391, 425 एंड 527। ठीक है, जब आप बेटा इनका एचसीएफ निकालोगे तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 17। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से आपने ये सॉल्व करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट एचसीएफ निकालना था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपने रिमाइंडर माइनस करने थे और उसके बाद एचसीएफ निकाल लेना था। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन इतना इजी आया। पहला क्वेश्चन इजी देख के ना कॉन्फिडेंस आया था कि वाह भाई वाह, पेपर क्रैक कर सकते हैं अपने। ठीक है, चलो मजे आ गए भाई, ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन बेटा स्क्वायर रूट की फॉर्म में गिवन है। ये भी बड़ा इजी सा स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन गिवन है हमें। ठीक है, क्या करना है हमें इन स्क्वायर रूट्स के अंदर? डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है, उन वैल्यूज का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फटाफट देखें तो 2 नंबर गिवन है। पहला स्क्वायर रूट है बेटा आपके पास 1204। मैं पॉइंट को भूल रहा हूं एक बारी, सिंपल ये नंबर गिवन है। दूसरा स्क्वायर रूट है बेटा आपके पास कितना? 12544। बस ये 2 स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार माइनस एक बार प्लस, कैंसिल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा पहला अगर आप स्क्वायर रूट सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा 347। दूसरे स्क्वायर रूट का आंसर आएगा 112। ठीक है, अब बिकॉज यहाँ पर बेटा 2-2 डिजिट्स के पहले डेसिमल पॉइंट लगा है तो आप अपने आंसर में एक-एक डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट लगा दोगे। बस स्क्वायर रूट फाइंड करना है और उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। तो आपको जो सॉल्व करना था वो ये बनना था 34.7 माइनस 11.2 डिवाइड बाय 34.7 प्लस 11.2। ये आपको सिंप्लीफाई करना था। जब आप माइनस करते हो बेटा आपके पास बचता है 23.5 और जब आप प्लस करोगे तो ये बनेगा 45.9। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी 1 डिजिट से पहले पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 डिजिट, पॉइंट कट कर लेंगे तो आपके पास बच जाएगा 235 डिवाइड विद 459। ये आपका आंसर आ गया। सिंप्लीफाई करने पर ही आपका आंसर बनना था। ठीक है बेटा, इस तरह से सॉल्व कर लेना था। ठीक, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट करने का सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है द एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर दीज। किस फॉर्म में दी हुई है? वेरिएबल फॉर्म में, यानी कि क्वेश्चन किससे रिलेट हो गया? अभी अलजेब्रा से रिलेट हो गया। ठीक है, और हमें कहते हैं फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो यार बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है पेरीमीटर? 2 * l + b, लेंथ प्लस ब्रेड्थ का डबल कर देते हैं तो क्या आ जाता है? हमारा पेरीमीटर आ जाता है किसका? रेक्टेंगल का। तो 2 साइड हमें गिवन है, बस दोनों का टोटल करना है। तो दोनों की वैल्यूज लिख लो, -6p³ + 7p² q² और प्लस pq। देन फिर ये वाला भी प्लस कर देंगे, +7pq - 5p³ + 9p² q²। ये आपके पास वैल्यू थे।
और अब देखो अलजेब्रा में जब प्लस माइनस करते हैं तो जो सिमिलर टर्म्स होती हैं वो प्लस माइनस हो जाती हैं आपकी, ठीक है। सिमिलर टर्म्स को प्लस माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा बेटा पी क्यूब, ये रहा, और ये रहा पी क्यूब, ये दोनों ही माइनस के बन जाएगा माइनस 11 पी क्यूब। फिर देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये रहा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये रहा, ये 9 है और ये 7, टोटल हो गया बेटा 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देन ये पी क्यू है और ये भी पी क्यू है, तो कितने पी क्यू बन गए 8 पी क्यू। ये वैल्यूज रख दी, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर ये बन जाएगा -22 पी क्यूब, 16 2 जा 32 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड 8 2 जा 16 पी क्यूब। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। आपको पूछा था कि इसका पेरीमीटर बताओ, अलजेब्रा फॉर्म में इसकी लेंथ ब्रेड्थ गिवन थी, हमने भी आंसर अलजेब्रा फॉर्म में फाइंड कर लिया। क्लियर, ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए था, ठीक है। चलो देखिए कौन कौन जुड़ गया भाई फिर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा आप अपना देखते रहो किस तरह से हमें सॉल्यूशन करना था। ये आरआईएमसी का पेपर जो आज हुआ है वो सॉल्व कर रहा हूँ। जिन बच्चों का अभी आरएमएस में एग्जाम आने वाला है 9th क्लास के स्टूडेंट्स का, और जिन बच्चों का आने वाला है सैनिक स्कूल का जो 9th क्लास के लिए दे रहे हैं, सेम इसी तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे, बस सिर्फ इतना फर्क है कि उनका ऑब्जेक्टिव होगा, ये एग्जाम सब्जेक्टिव था, ठीक है। तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी जो सैनिक स्कूल का या आरएमएस का एग्जाम देने वाले हैं। दिसंबर में ही अभी आरएमएस का एग्जाम है और देन फिर जनवरी में आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम है, तो टाइम कम है। इन लॉजिक्स को देखो, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आज का ही जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अलजेब्रा फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चन इज a⁻⁻17 a⁴ इस तरह से कुछ दिया, हमें प्रूव करना है, कह रहे हैं कि इसका आंसर 2 आएगा। तो उठा लो इसका वैल्यू, देखो ये बन गया a⁻⁻17 मल्टीप्लाई a⁴ है, 4⁴ यानी कि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बन जाएगा a⁻32। देन बेटा 8 पावर 2/3, 8 को हम लिख सकते हैं बेटा 2⁻³ और उसका पावर 2/3 मल्टीप्लाई a⁻3 मल्टीप्लाई 2/3, पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। 16 को बोल सकते हैं बेटा 2⁴ उसका पावर 1/4 है, मल्टीप्लाई a⁴ उसका भी पावर 1/4 बन जाएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट में लिखे थे, इनटू a⁴ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 8 2 जा 16, ठीक है। बस अब हमने सिंपलीफाई कर लेना है। तो ये देखो मेरा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, ये भी 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन बन रहा है। अभी इसको और कटिंग नहीं हो रही है, ठीक है, बस अभी इकट्ठा कर लेंगे। तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास a⁻ बना रहा हूं तो a⁻⁻17 प्लस 32, अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड में होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये प्लस 32 प्लस ये 2 बच जाएगा, 2 पावर 2 था, ये कट कर देते हैं, a⁻2 a पावर पे भी 2 आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई, अच्छा नीचे भी है हमारे पास, ठीक है, नीचे a पावर कितना था यहाँ पर, a पावर 1 है -1, a पावर 16 है -16 मल्टीप्लाई 2 पावर चेक करते हैं, ऊपर 2 पावर 2 है, नीचे 2 पावर 1 -1। तो इधर चेक करते हैं, ये देखो 32 प्लस 2 34 हो जाएगा, और ये -16 -1 -17 भी -34, यानी कि सारी पावर कैंसिल हो गई, a⁻ बन गया 0 और 2 बन गया बेटा 1। किसी का भी पावर 0 हो जाता है तो वो 1 बन जाता है, यानी कि फाइनली ये बन गया 1 × 2, फाइनल आंसर आ गया 2, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था और हमने प्रूव कर लिया कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन। इस क्वेश्चन में बेटा स्टेटमेंट मिस्टेक है, ठीक है, ये एरर आ रही है इस क्वेश्चन में। क्या एरर आ रही है बेटा, यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था पेंटागन, ठीक है, क्योंकि पॉलीगन लिख के कोई रिलेशन बन ही नहीं पाएगा, बिकॉज पॉलीगन की हमें साइड्स ही नहीं पता कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पॉलीगन नहीं होना चाहिए था, इस क्वेश्चन में पेंटागन होना चाहिए था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं पेंटागन को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो बेटा किसकी बात कर रहा है, इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, ठीक है। तो पेंटागन के लिए सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनता है बेटा 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। पेंटागन में कितनी साइड्स होती है, 5 होती है।
5 से कट कर देते बेटा, 5 से कट करेंगे 72 डिग्री आ जाएगा। अगर इसका मैं इंटीरियर एंगल निकालता हूं तो इंटीरियर एंगल होता है बेटा 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। अभी ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री यानी कि 108 डिग्री। तो जो पेंटागन का इंटीरियर एंगल है वो कितना आ गया, 108 डिग्री आ गया। अब दूसरा बात कर रहा है वो एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागन निकालना है बेटा 360 डिग्री डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। डेकागन में कितनी साइड्स होती है, 10 साइड। कट करते हैं बेटा 10 से तो कितना बच जाएगा, 36 डिग्री। हमें कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि जो पेंटागन का इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल जो डेकागन का उसका 3 टाइम्स है। तो आप सीधा सीधा देख सकते हो बेटा 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 तो आने वाला है। यस, सो यहां से प्रूव हो रहा है हमारे पास कि अगर मैं ऐसा दिखाऊं, इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन डिवाइड विद एक्सटीरियर एंगल ऑफ योर डेकागन, तो ये कितना बन जाएगा 108 डिग्री डिवाइड बाय 36 डिग्री। ये कट करते हैं तो बेटा कितना आ गया 3। तो एक्सटीरियर वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, सो हम बोल सकते हैं दैट इंटीरियर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल किसका, पेंटागन का, एक्सटीरियर एंगल किसका, डेकागन का। तो ये प्रूव हो गया। यहाँ स्टेटमेंट मिस्टेक था, पॉलीगन की जगह पेंटागन आना चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, तो मैं बता देता हूँ एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। जो बच्चे सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका एग्जाम बेटा 8 जनवरी का एग्जाम है। 30th जो नवंबर था उसका लास्ट डेट था फॉर्म फिल करने का। जिन बच्चों ने फिल कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं फिल किया घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। वो क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अपने नेक्स्ट फर्दर एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि अब उनका फॉर्म फिल करने का चांस तो निकल चुका है, ठीक है। तो अब आप आगे के लिए तैयारी करिएगा, ठीक है। ओके, तो और भी कोई अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन अपने पास, द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड दिनेश reduce his consumption of sugar so that the expenditure of sugar does not increase। मतलब एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है यार, हमारे पास एक्सपेंडिचर होता है प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन, ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे कि लेट हमारा जो प्राइस था वो 100 रुपीज था और हमारा कंजप्शन जो था वो 100 kg था, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा एक्सपेंडिचर क्या था, हमारा एक्सपेंडिचर था बेटा 100 into 100 यानी कि कितना बन गया ये 10,000। तो हमारा एक्सपेंडिचर था 10,000। अभी क्या हो गया, प्राइस हमने इंक्रीज कर दिया, तो हमारा न्यू प्राइस जो न्यू प्राइस है बेटा वो कितना हो गया, कितना इंक्रीज कर दिया 120 हो गया। ये 120% ऑफ 100, क्योंकि 20% मैंने इंक्रीज कर दिया। मैंने पुराना प्राइस कितना लिया था, 100 लिया था, अब ये कितना बन गया बेटा 120 बन गया। कंजप्शन अभी भी 100 ही है, ठीक है। तो फिर अगर मैं कंजप्शन को 100 ही लेके चलूं तो मेरा न्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा बेटा मेरा न्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा 120 into 100, ठीक है। तो कितना बन गया 12,000। यानी कि पहले जो मेरा खर्चा था वो 10,000 था और अब जो खर्चा हो रहा है बेटा कितना हो रहा है 12,000 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीधा हमें दिख चुका है कि हमें क्या हो गया है, हमने प्राइस बढ़ा लिया बट हमें तो प्राइस वापस उतना ही करना है 10,000। इसका मतलब हमें अपनी कंजप्शन घटानी पड़ेगी, कितनी 2,000 रुपीज की कंजप्शन घटानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्राइस जो है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है 2,000। तो हम क्या करेंगे, हम 2,000 घटा देंगे विद रिस्पेक्ट टू 12,000, ठीक है। सो आगे की कैलकुलेशन हमारे पास हो जाएगा। सो डिक्रीज इन कंजप्शन, डिक्रीज इन कंजप्शन इज इक्वल टू कितना डिक्रीज होगा 2000 का विद रिस्पेक्ट टू 12,000 मल्टीप्लाई विद 100%। तो अगर अभी इसको सॉल्व करते हैं कैंसिल, ये 1 ये 6, 100/6 आ जाएगा बेटा 16 2/3%। यानी कि आपको कंजप्शन कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ पे 16 2/3% का डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, the LCM of the two number is 9 times their HCF। क्या कह रहा है, LCM is 9 times of HCF, ठीक है। sum of the HCF and LCM is 500, LCM plus HCF equal to 500, ठीक है। हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड देयर HCF। तो हमें HCF बताना है बेटा। तो LCM क्या था 9 टाइम्स ऑफ HCF था, ठीक है। तो अगर मैं HCF को क्या ले लेता हूं बेटा, HCF को x लेट कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा मेरे पास 9x, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देते बेटा, ये 9x, ये x हो जाएगा, ये 500 है। टोटल कितना बन गया 10x इक्वल टू 500, 0 से 0 कट, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 50। यानी कि हमारा HCF कितना है 50, हमारा HCF आ जाएगा। क्लियर, कितना HCF आएगा 50, 50, ठीक है। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बड़े इजीली कर सकते थे।
तो पेपर आसान आया यार, अभी तक कोई टफ क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा मुझे, बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट फिर से अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे स्क्वायर गिवन है तो यहाँ पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बन जाएगा बेटा x प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद x प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर था, इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी इसको अगर अपने सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है, तो स्क्वायर ओपन कर लेंगे बेटा, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई विद x प्लस 4, इधर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये बन जाएगा, ये तो क्यूब बना हुआ है, x प्लस 2 का क्यूब बन गया, क्योंकि यहाँ पर भी x प्लस 2 ही है, तो सीधा क्यूब ओपन कर सकते हो आप, ये बन जाएगा x क्यूब प्लस 3 to the 6 x स्क्वायर प्लस 4 3 12x प्लस 8, ठीक है, ये क्यूब ओपन कर दिया हमने, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 देन प्लस, फिर मल्टीप्लाई करते हैं अगर अपने नहीं सॉरी 4, ये 4x स्क्वायर कर दिया हमने मल्टीप्लाई, ठीक है, देन आपके पास x का मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, देन 4 का मल्टीप्लाई 1 से हो गया 4 बन गया, और किसका मल्टीप्लाई हो गया x इंटू 1 रहेगा, तो x इंटू 1 x हो जाएगा, ठीक है। कितने टर्म्स बनने थे, 6 बनने थे, अभी एक और रहता है x इंटू x स्क्वायर x क्यूब, 4 इंटू x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, 4 इंटू 1 इज 4, 2x स्क्वायर x इंटू 1 इज x, एंड और क्या है 4 इंटू 2x, 4 इंटू 2x बन जाएगा 8x प्लस 8x ये रह गया, ठीक है। यहाँ पर ओपन कर देंगे, बन जाएगा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ठीक है, ये आपके पास बन गया बेटा, अगर सिंपलीफाई कर लेना ऐसे x क्यूब कट जाएगा, ये 4x 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर, इधर 6x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8x और 1 ये कितना हो गया 7x हो जाएगा आपके पास, 7x जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस करके फाइनली आपके पास जो आंसर बच रहा है यहाँ पर सिंपलीफाई करके वो बच रहा है, फाइनल देख लेते हैं अपने फटाफट, ये बच रहा है बेटा x इक्वल टू -4/3, ठीक है, इसको आगे सिंपलीफाई कर लेंगे, x इक्वल टू -4/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ मैन लॉसेस 20% ऑन हिज इनकम, जो भी मनी थी उसकी, ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर ही हैज 480 रुपीज लेफ्ट, हाउ मच मनी डिड ही ओरिजिनली हैव, मतलब शुरू में उसके पास कितना पैसा था, अगर उसको 20% का लॉस हो जाए और उसके बाद वो बाकी बची हुई चीज का 25% स्पेंड कर दे, कि खर्च कर दे, ठीक है। तो अपने ऐसा मान लेते हैं कि शुरू में उसके पास x था, ठीक है, लॉस कितने का हुआ 20 का, तो बचा कितना बेटा 80%, यानी कि 80/100, ठीक है। फिर उसके बाद 25% उसने स्पेंड कर दिया, तो बचा कितना 75%, यानी कि 75/100, एंड दिस इज योर फाइनल रिमेनिंग वैल्यू, दैट इज 480, ठीक है। इसको जब आप बेटा सिंपलीफाई करोगे देन यू विल गेट x इज इक्वल टू 800, तो आपका आंसर आ जाएगा 800, सिंपलीफाई करेंगे कटिंग करेंगे आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, कुछ टफ नहीं है, बड़े इजी से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब बड़े मजे से आरएमसी का पेपर दे सकता था बच्चा, जो भी बच्चा देने गया ना आज, उसका मैथ का पेपर तो अभी तक का इजी दिखा है मुझे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है फैक्टराइज करना है इसे, तो फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6xy सॉरी yz, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि ये यार इन तीनों का ग्रुप बन रहा है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 6yz, ठीक है बेटा, ये बन गया। देखो अगर आप इसको नोटिस करो ध्यान से, कंप्लीट स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ y माइनस 3z, y माइनस 3z का कंप्लीट स्क्वायर बना हुआ है। अभी आप नोटिस करो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्रॉपर्टी क्या होता है, a माइनस b a प्लस b, तो बन जाएगा x माइनस y प्लस 3z एंड x प्लस y माइनस 3z, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये भी बड़ा इजी, आपका फर्स्ट पार्ट तो बड़ा आसान था, सेकंड पार्ट पे चलते हैं बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इस तरह से सॉल्व कर लेना था, सेकंड पार्ट आपका बी पार्ट क्या कह रहा है, 3 माइनस 12 a माइनस b होल स्क्वायर। अब आप नोटिस करो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो पहले ही 3 को कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया 1 माइनस 4 a माइनस b होल स्क्वायर। अब आप नोटिस करो बेटा 1 को क्या बोल सकते हैं हम, 1 स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको 4 को 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 इंटू a माइनस b होल स्क्वायर, 2 इंटू a माइनस b होल स्क्वायर, ये आपके पास बन गया।
तो अभी आप फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी लगा सकते हो। क्या बन जाएगा 3 1 माइनस 2 इंटू ए माइनस बी एंड 1 प्लस 2 इंटू ए माइनस बी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा। इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते थे, यानी कि अलजेब्रा के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं दिए उसने। जनरली बच्चों को अलजेब्रा से डर लगता है कि यार एक्स वाई जेड में कैसे सॉल्व करेंगे, बट आप नोटिस करो कितने इजी क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड, मतलब कुछ सोचने वाले क्वेश्चन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी 690। तो ए और बी के बीच का बेटा जो डिस्टेंस है टोटल वो कितना है, 690 है। ठीक है, 690 किलोमीटर। और फिर क्या कह रहा है, टू कार स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए टू बी। ये है ए एक स्टेशन, एक है बी, एक टुवर्ड्स ईच अदर, एक ए से बी की तरफ जा रहा है, बी से ए की तरफ आ रहा है। And the distance between them after 6 hours, 6 घंटे के बाद their distance between them is 30 किलोमीटर। इन दोनों के बीच 30 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये P पॉइंट बोल देता हूँ, Q पॉइंट। 6 घंटे के बाद जब ये मिलने के लिए आएंगे तो कितनी जगह पर जाकर मिलेंगे, P Q पॉइंट पर मिलेंगे। और जो बीच की डिस्टेंस रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, 30 किलोमीटर। ठीक है, अगर ये अपनी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, if the speed of one car is less than other by 10 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार की स्पीड अपने काम करते हैं x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, और दूसरी कार की स्पीड उससे 10 कम है तो x माइनस 10 ले लेते हैं। ठीक है, एक कार की स्पीड है x, दूसरी कार की स्पीड x माइनस 10। ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो कितनी देर में यहां से यहां कितनी देर में पहुंचे थे, 6 घंटे में, 6 आवर। तो 6 घंटे में पहली कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, क्या होता है डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, x इंटू 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस जगह पर चलते हैं। इस जगह पर बेटा आपके पास ये 6 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये कवरेगा 6 इंटू x माइनस 10, ये डिस्टेंस कवर होगी। ये डिस्टेंस प्लस ये इज इक्वल टू टोटल 690 है ना। तीनों डिस्टेंस को टोटल कर लेते हैं, तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6x प्लस 30 प्लस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 690। ठीक है, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस को मैंने इक्वेट कर लिया। ठीक है, स्पीड्स क्या ले ली मैंने, एक x ले ली, एक x माइनस 10 ले ली, क्योंकि एक उससे 10 कम थी। ठीक है, तो बेटा ये बन गया आपके पास। यहाँ नोटिस करो, ये हो जाएगा 30 माइनस 60, 30 माइनस 60 कितना बन जाएगा, माइनस 30, माइनस 30 को इधर लेके जाएंगे तो 30 इसमें ऐड हो जाएगा। तो यानी कि मेरे पास जो ये बन जाएगा 6 प्लस 6 12x, और इधर बेटा 30 इधर जाके ऐड हो जाएगा, 30 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 720। ये 12 के टेबल से डायरेक्ट कट गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 6 72। ठीक है, कितना आ गया, 60 आ गया। x का वैल्यू 60, यानी कि पहली स्पीड कितनी थी 60, और दूसरी स्पीड कितनी है उससे 10 कम है, तो 10 कम कर देते हैं। ठीक है, कितना बच जाएगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 50। यानी कि दो स्पीड आ गई, एक आ गई 60 और एक आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, लाइक दिस आपको सॉल्व कर लेना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको कह रहे हैं 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ब्रास is to be drawn into a cylinder wire 0.50 centimeter in diameter, find the length of the wire। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि वॉल्यूम दिया हुआ है हमें। ठीक है, क्या वॉल्यूम दिया हुआ है, एक वॉल्यूम दिया हुआ है, इतनी वॉल्यूम का ब्रास जो है हमारे पास, उसको क्या बना दिया हमने, सिलेंडर, जिसका डायमीटर बता रखा है 0.50 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया है, मैंने एक सिलेंडर बनाया है। ठीक है, एक वायर को यूज करके उस वायर की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि मुझे सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। वॉल्यूम गिवन है तो उसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लग जाएगा। वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हमें गिवन है बेटा कितना, 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर। डेसीमीटर में गिवन है, तो मैं डेसीमीटर को क्या बना लूंगा, मीटर बना लूंगा। ठीक है, डेसीमीटर का मतलब क्या होता है, 1/10 मीटर, है ना, डिवाइड विद 10। ठीक है, सो 1/10, क्योंकि ये क्यूबिक है तो इसका पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो पावर 3। अब ये क्या बन गया बेटा, मीटर क्यूब में बन गया, इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर मेरा रेडियस है, रेडियस बेटा हमें गिवन है, डायमीटर का हाफ हो जाता है, यानी कि 0.5 डिवाइड बाय 2, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर इनटू h। देखो सिंगल इक्वेशन बन गई है पूरा। बस इतना याद रखना, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को भी मीटर बनाना पड़ेगा। अब सेंटीमीटर को मीटर बनाते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 100 से, यानी कि इसके डिवाइड में 100 और आ जाएगा।
ठीक है। तो 0.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू h, ये बन गया आपका दोनों साइड मीटर क्यूब। ठीक है, अब आप कैंसिलेशन कर लोगे, यहाँ से आपको h का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप सॉल्व कर लेना भाई। h का वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, h का वैल्यू आपके पास आ जाएगा कितना वैल्यू आ रहा है, h का वैल्यू आ जाएगा 23। ठीक है, सॉल्व करेंगे 23 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन आप करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The sum of the three consecutive number is 156। तीन नंबर है जिनका सम जो है वो क्या है 156, और तीनों नंबर क्या है कंसेक्यूटिव वो नंबर होते हैं जो लगातार होते हैं, एक के बाद एक। ठीक है, एक के बाद एक नंबर आते हैं आपके पास। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कौन कौन ज्वाइन हुआ अभी तक। ओके, वेरी गुड बेटा, ज्वाइन हो गए। आप चेक करते रहो बेटा, जहां पर भी जो डाउट आएगा डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, ओके तो बेटा तीन नंबर हम क्या करेंगे, लेट द वन नंबर इज x, देन x plus 1, देन x plus 2। ये तीन नंबर हम लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट द नंबर्स आर दीस। अब इन तीनों नंबर्स का हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है सम, यानी कि x plus 1 plus x plus 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 156। 156 सम दिया हुआ है। x plus x कितना हो जाएगा बेटा 3x, 1 plus 2 3 इज इक्वल टू 156। 3 इधर जाकर बेटा माइनस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू बचेगा 153। 3 से कट कर दो 153 को, तो x इज इक्वल टू बच गया बेटा 51। तो यानी कि मेरे तीन नंबर जो है वो क्या आ गए, पहला आ गया 51, दूसरा 52 और तीसरा 53। ये तीन नंबर आ गए। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 13। तो इनमें से 13 से कौन डिवाइड हो सकता है 52, यानी कि मल्टीपल ऑफ 13 इज 52। हमारा आंसर आ जाएगा 52। तीनों नंबर भी बता दिए हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है आपके पास बेटा वो है क्यूब रूट का। ठीक है, तो क्यूब रूट जो आप इसका सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, इसके फैक्टर बना लेने हैं। तो 9 6 8 के जब हम फैक्टर बनाते हैं तो बेटा वो ये बनेंगे 2 into 2 into 2 into 11 into 11। ठीक है, प्लस क्यूब रूट ऑफ आपके पास बनेगा बेटा, ये भी आपके पास फैक्टर बन रहे हैं, दैट इज 5 into 5 into 5 into 11। ठीक है, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इनके आंसर डेसिमल्स में बनेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन भी बेटा मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि प्लस की जगह पर यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए था, क्योंकि अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो ये 2 11 यहाँ पर है और एक 11 यहाँ है, ग्रुप बन जाता। ठीक है, लेकिन इसने प्लस दिया है तो फिर आपको प्लस में ही लिखना चाहिए। ठीक है, बट होना मल्टीप्लाई चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो देखो 2 का ग्रुप बन गया, 2 बाहर आ गया। 11 का कोई ग्रुप नहीं बना, ये एज इट इज पड़ा रह जाएगा, तो 11 into 11 121, प्लस इधर 5 का ग्रुप बन गया तो 5 का क्यूब रूट 5 बाहर आ जाएगा क्यूब रूट से, और अंदर रह जाएगा क्यूब रूट ऑफ 11। दिस इज द आंसर। इससे आगे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि फिर आगे डेसिमल्स में आंसर बनेगा। ठीक है, और ये वैल्यूएट करने के लिए कह रहे हैं। अब आगे डेसिमल्स में बहुत सिंपल छोटे छोटे नंबर्स में चला जाएगा। ठीक है, आगे चाहो तो कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए था। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो आंसर में 11 आ जाता। 2 into 5 into 11 110 आपका एकदम एग्जैक्ट सा आंसर बन जाता। ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो यहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड इट्स 2/7 by 44। किसी नंबर का 3/5 वो है एक्सीड कर रहा है किससे 2/7 से, कितना 44। ठीक है, यानी कि लेट द नंबर इज x। हम एक नंबर ले लेते हैं, x ले लेते हैं। ठीक है, x अगर हमारा नंबर है तो 3/5 ऑफ x कितना ज्यादा है 2/7 से 44, यानी कि उन दोनों का डिफरेंस पता चल रहा है मुझे। तो क्या करूंगा, माइनस 2/7x इक्वल टू 44। ये इक्वेशन बन गया मेरे पास। 3/5 ऑफ नंबर एक्सीड इट्स 2/7। ठीक है, 2/7 से ज्यादा है तो यानी कि उसमें से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। आपका एलसीएम आ जाएगा 35, 7 3 21x, 5 2 10x इज इक्वल टू 44। आगे सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 11x अपॉन 35 इक्वल टू 44। इसको उठाओ ले जाओ इधर, x इज इक्वल टू बन गया बेटा 44 into 35/11। 11 से कट कर दो, 11 4 जा 44 एंड 35 into 4 करोगे तो हो जाएगा आपके पास 140।
तो यानी कि जो नंबर था वो क्या था 140 आपके पास नंबर था। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लो आप खुद देख सकते हो आरएमसी का पेपर का एक अच्छा खासा लेवल बनता है, बट अभी तक आप नोटिस करोगे कोई खास क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा कोई मतलब ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं आया। और जबकि 2 बार प्रिंटिंग मिस्टेक आ चुका है, एक बार उसने पेंटागन लिखना था लिख दिया पॉलीगन, और एक बार उसको यहाँ पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई लिखना था लिख दिया प्लस। ठीक है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक भी हुई है इस बार पेपर में, तो ये ध्यान देना है आपने कि कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है इस बात की। आपके दिमाग के अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है वहां क्या होना चाहिए था, आप उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दो। ठीक है, ओके चलो। क्वेश्चन इज इफ x plus 1/x is 11 then what is the value of following। इन दोनों की वैल्यू बतानी है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया बेटा, फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो x plus 1/x हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है x square plus 1/x square। तो x square plus 1/x square सीधा आइडेंटिटी यूज कर सकते हो किसका, a plus b होल स्क्वायर वाला। तो x plus 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो वो तो हमें गिवन है बेटा, x plus 1/x है बेटा 11 स्क्वायर माइनस 2, यानी कि ये बन जाएगा 11 स्क्वायर होता है 121 माइनस 2 करेंगे 119। ये लो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट है बेटा पावर 4 दी हुई है, तो पावर 4 किसका स्क्वायर करने पर बनेगा, स्क्वायर का स्क्वायर करने पर बनेगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर का स्क्वायर फिर माइनस 2। सेम प्रोसेस वापस वही, लेकिन इस बार मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, वो मैं फाइंड कर चुका हूं, दैट इज 119 स्क्वायर माइनस 2। और 119 स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो बेटा 14159 आपका फाइनल आंसर बच जाएगा। ठीक है, सिंपलीफाई करते हैं 119 का स्क्वायर माइनस 2 आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, और डायरेक्ट आइडेंटिटी, सीधा आइडेंटिटी बेस्ड है, कोई अलजेब्रा में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ा, सीधी सीधी आइडेंटिटी थी। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन ऑडिटोरियम 300 टिकट्स वर सोल्ड। कितनी टिकट बेची है, 300। द टोटल सेल ऑफ द टिकट इज 1250। टोटल कितना पैसा सेल का हमें मिल गया, 1250। इफ द टिकट वर ऑफ टू डिनोमिनेशन ऑफ 2.50 एंड 5 रुपीज। कितने डिनोमिनेशन के टिकट बिक रहे हैं, एक तो है 2.5 रुपीज का और एक है 5 रुपीज का, दो अलग तरह के टिकट है। तो अपने एक काम करते हैं, अपने 2.5 रुपीज वाले टिकट ले लेते हैं x और 5 रुपीज वाले टिकट ले लेते हैं y। ठीक है, तो उसने मुझे एक बात बताई, उसने कहा कि टोटल टिकट 300 है, यानी कि मैं बोल सकता हूं दैट x plus y equal to 300। ठीक है, और क्या बताया उसने बताया टोटल पैसा जो है बेटा 1250, टोटल मनी कितनी बनी 1250 बनी है। ठीक है, तो वो कैसे बना सकते हैं, देखो 2.5 को x से मल्टीप्लाई कर दो तो कौन सी मनी आ गई है, जो हमारे पास 2.5 रुपीज वाली टिकट से बनी थी, और 5 into y कर दो तो ये कौन सी मनी आ गई, ये वो वाली मनी है जो हमसे y रुपए में बनी थी। ठीक है, तो इन दोनों को टोटल कर देंगे तो टोटल मनी 1250 हो जाएगा। ये दो इक्वेशन बन गई, बस इन्हें हमने सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो 2.5 कॉमन भी आ रहा है। 2.5 को अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो 2.5 का डबल होता है 5, तो बच गया x plus 2y equal to 1250। 2.5 से 1250 कट कर देते हैं तो x plus 2y equal to बेटा आपके पास बच जाएगा 500। डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, x plus 2y 500 और x plus y हमें गिवन ही है 300। ये दो इक्वेशन बन गई आपके पास लीनियर, दो लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े इजी से। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा लो। ठीक है, तो ये एलिमिनेट कर दो, यहाँ पे x plus y equal to 300 माइनस माइनस माइनस, तो x से x कैंसिल हो गया, 2y minus y is y and 500 minus 300 is 200। यानी कि 5 रुपीज वाली टिकट कितनी थी, 200 थी, तो फिर x वाली कितनी होंगी, टोटल 300 है, 300 minus 200 100, यानी कि x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 200 है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ओके बेटा, आपके लिए इंफॉर्मेशन है, जो बच्चे सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आरएमएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बेटा हमारा क्रैश कोर्स वाला बैच जो है हम इस मंथ में स्टार्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए बेटा 25% का ऑफ दिया हमने जस्ट फॉर द एप्रिसिएशन की जो गर्ल्स हैं वो भी अब डिफेंस में जा रही हैं, तो एक मतलब उनको एप्रिशिएट करने के लिए हम ये एक छोटा सा हमने कदम उठाया है। ठीक है, और उसके अलावा बच्चे जो बच्चे अपना ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज हमारी, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें बच्चों को फुल टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, इन नंबर्स पे फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगी, जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहे इन पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ओके 18th क्वेश्चन आया था आपके पास प्रोबेबिलिटी का। अ डाई इज टॉस्ड वंस, लिस्ट द आउटकम्स, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये दो आपके पास क्वेश्चन पूछे थे जिसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी हमने। ठीक है, एक डाई को टॉस करते हैं बेटा, तो डाई को टॉस करने पर हमारे पास 6 केसेस बनते हैं। वन डाई को जब भी हम टॉस करेंगे तो 6 केसेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल केसेस जो है वो कितने हैं हमारे पास, 6 केसेस बनेंगे। अब पहला क्वेश्चन है गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। हमें क्या मिल रहा है, एक इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इवन प्राइम नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी बताना है। तो बेटा इवन प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है। सो देयर इज ओनली वन केस, सिर्फ एक ही केस है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 1/6, क्योंकि एक ही प्राइम नंबर था जो इवन था, वो था 2। फिर इसी तरह से क्वेश्चन है कि गेटिंग नॉन प्राइम नॉन कंपोजिट, ना तो प्राइम होना चाहिए ना ही कंपोजिट, ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, नॉट प्राइम और एंड नॉट कंपोजिट। ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, वो कौन है बेटा, 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट, यानी कि फिर से सिर्फ एक ही नंबर था मेरे पास, यानी कि इसका भी प्रोबेबिलिटी बेटा क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर था, 1/6। ठीक है, इस तरह से आपने बताना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, शालिनी हैज टू कट आउट सर्कल्स ऑफ डायमीटर 1/4 सेंटीमीटर from an aluminium strip of dimension 8 3/4 cm by 1/4 cm. How many full circle can Shalini cut? तो कितने सर्कल कट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सर्कल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ स्ट्रिप डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्ट्रिप डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल। तो जो भी एरिया ऑफ स्ट्रिप है, एरिया किस चीज से बन रहा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेड्थ गिवन है, तो आपको क्या करना है, 8 3/4 मल्टीप्लाई 1/4, जो भी वैल्यू बनेगी उसको डिवाइड करेंगे सर्कल के एरिया से। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वो बन जाएगा बेटा 22/7 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर। रेडियस हमें कहां से मिलेगी, यहाँ से, डायमीटर है 1/4, 1/4 का बेटा आप हाफ करोगे, ठीक है, देन उसका स्क्वायर, और ये कटिंग करेंगे, कटिंग करके हमारे पास क्या बच जाएगा, जो आंसर आएगा दैट विल बी योर नंबर ऑफ सर्कल्स। और वो बेटा कटिंग करके क्या आ रहा है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, वो आ रहा है बेटा आपके पास अप्रोक्सीमेट 2। ठीक है, यानी कि कितने सर्कल बन जाएंगे, 2 सर्कल बन जाएंगे, ये कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करोगे। और उसने पूछा है कि व्हाट इज द कैलकुलेट द वेस्टेज ऑफ एल्यूमिनियम, कितना वेस्ट हुआ हमारे पास। तो वेस्टेज कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेस्टेज इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना हमारे पास बना, माइनस जो 2 सर्कल का एरिया बनना है हमारे पास। ठीक है, इन -2 इंटू सर्कल एरिया। ठीक है, तो जो पूरा एरिया था हमारे पास उसमें 2 सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो हमारे पास क्या आएगा, जो वेस्टेज था। तो वेस्टेज आपका बेटा कितना बच रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ, दैट इज 1533 डिवाइड बाय 176। ये कैलकुलेशन आपने कर लेनी है। ठीक है, आपको मिल जाएगा, ये आपका क्वेश्चन था, इस तरह से सॉल्व करना था आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है। द रेक्टेंगल PQRS एंड OPQ इज 48 डिग्री। तो यहाँ पे एक 48 डिग्री का एंगल बना हुआ है, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर, तो ये 48 डिग्री का एंगल बना के दिया है, और कह रहा है फाइंड द एंगल RSQ। RSQ कहां पर है, ये रहा RSQ, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आप इसमें ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि देखो बेटा ये रेक्टेंगल की 2 पैरेलल लाइंस हैं, तो ये ट्रांसवर्सल बन गया, ये 48 है, तो बेटा ये भी 48 डिग्री का होगा एंगल। ठीक है, और हम इसमें क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो बेटा इसका मतलब ये वाला पोर्शन बराबर आएगा। इसका मतलब ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और आइसोस्केलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये 48 है, तो इसका मतलब ये भी 48 डिग्री होगा, ये हमें फाइंड करना था। ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, तो स्टोरी को बस आपने लिख के दिखाना था। ठीक है, ये क्यों बना है यहाँ पर मेरे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। ये क्यों बना, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल के दोनों अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये 2 रीजंस बताने हैं, क्वेश्चन खत्म। बस 48 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा बेटा इसका, 48। ठीक है, 48 डिग्री। तो 48 डिग्री जो गिवन था वही आंसर था हमारा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा।
ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई समझ में नहीं आई हो बात, वो लेक्चर के दौरान अगर कहीं पे कोई गलती भी करी है, अगर बाई चांस मैंने या कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हो, हम उसको भी करेक्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो उसको भी हम वापस से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चंस ध्यान से सुनने हैं, इनको वापस रिवाइज करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आरएमसी के एग्जाम में आए। 9th वाले बच्चे पूरा ध्यान से सुनेंगे, सारे ध्यान से क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से दिखने वाले हैं, आपको बस ऑब्जेक्टिव स्टाइल में दिखेंगे। ठीक है ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। Some toffees are bought at 9 for rupees 10 and an equal number of 11 for rupees 10. तो दो तरह की टॉफी खरीदी है। कैसे टॉफी खरीदी है पता नहीं कितनी खरीदी है, लेकिन ऐसे खरीदी है कि 9 टॉफी 10 रुपए की मिली और दोबारा 11 टॉफी 10 रुपए की मिली है। और क्या किया, एंड सेल ऑल दीज एट 10 for 10, मतलब 10 टॉफी 10 रुपए में बेच दी है। ठीक है, तो हमें पहले चाहिए टोटल कॉस्ट प्राइस, फिर हम निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ टॉफी। फर्स्ट टाइप ऑफ टॉफी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, और उससे पहले हम लेट कर लेते हैं कि टॉफी खरीदी कितनी हमने। ठीक है, तो लेट की हम एक्स टॉफीज खरीद रहे हैं। ठीक है, एक्स टॉफीज हमने खरीदी है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्या होगा, x मल्टीप्लाई विद 1 टॉफी का प्राइस। 1 टॉफी का प्राइस कितना बन जाएगा, 10/9, क्योंकि 9 टॉफी ली थी हमने 10 रुपीज की। ठीक है, इसी तरह से कॉस्ट प्राइस 2 क्या बन जाएगा बेटा, कॉस्ट प्राइस 2 बन जाएगा आपके पास x मल्टीप्लाई 10/11। तो फिर टोटल कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों को टोटल कर देंगे, दैट इज 10x डिवाइड बाय 9 प्लस 10x डिवाइड बाय 11। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लोगे तो बेटा आपके पास ये बन जाएगा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो इट बिकम 200, टोटल करने पर बन जाएगा 200x डिवाइड बाय 99। ठीक है, सॉल्व कर लोगे 200x डिवाइड बाय 99, एलसीएम लेके सॉल्व करना है आपने। और टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या बनेगा हमारा, टोटल सेलिंग प्राइस बन जाएगा बेटा, हमने कितनी सेल करी है, 2x सेल करी है ना, क्योंकि x पहले टाइप की x दूसरे टाइप की, और हर किसी का प्राइस कितना है 10/10 हो जाएगा, है ना, 10/10 कट जाएगा, यानी कि प्राइस कितना आ गया 2x। तो ये टोटल सेलिंग प्राइस है, ये आपका टोटल कॉस्ट प्राइस है। हमें पता करना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, यानी कि हमें क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। ठीक है, लॉस कितना हो गया आपके पास, 200x डिवाइड बाय 99 माइनस 2x। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर लॉस दिखाएगा। तो कितना लॉस बन गया भाई अपने पास, ये बन गया 99 into 2 is 198, 198 माइनस करते 200 से 2x डिवाइड बाय 99, दिस इज माय लॉस। 2x डिवाइड बाय 99 मेरा लॉस हो गया। ठीक है, अगर मुझे बताना है बेटा लॉस परसेंट, लॉस परसेंट कैसे बताते हैं, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, यानी कि अगर मैं इसको आगे और सॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा बेटा लॉस परसेंट इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाय 99 डिवाइड बाय 200x डिवाइड बाय 99 मल्टीप्लाई विद 100%। ये 99 से 99 कैंसिल, x कैंसिल, 2 से कट कर देते हैं 1 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल बच गया 1, यानी कि 1% का क्या हो जाएगा आपको इस क्वेश्चन में लॉस हो जाएगा। ये 10 मार्क का क्वेश्चन था, थोड़ा सा 2-3 स्टेप बनेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1% का लॉस आया है आपका। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आप नोट कर सकते हो। अभी तक कोई भी क्वेश्चन में हमें ऐसा सोचना नहीं पड़ रहा। ठीक है, देख सकते हो कि आरआईएमसी का एग्जाम जो बच्चे सोचते हैं कि बहुत ज्यादा टफ होता है, वो भी टफ नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ के गए हो, आपको बेसिक नॉलेज है, तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बड़े इजीली सॉल्व हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत मैं ये कह सकता हूँ कि कैलकुलेशन में आपका टाइम जा सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन टफ नहीं थे। ठीक है, जिन्होंने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन करी है बेटा, बड़े इजीली क्रैक कर सकते हो ये एग्जाम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें कह रहा है अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इनटू इट। मतलब जैसे पेंसिल होती है, नॉर्मल पेंसिल की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका ग्रेफाइट का सिलेंडर बना हुआ है, उसके चारों तरफ किसका सिलेंडर बना हुआ है, वुड का सिलेंडर बना हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द वेट ऑफ द होल पेंसिल
हमें पूरी पेंसिल का वेट बताना है क्या है, तो उसमें पूछ रहा है कि इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड इज दिस एंड द ग्रेफाइट इज दिस, सबकी अलग अलग ग्रेविटी बताई हुई है, वुड की ग्रेविटी बताई हुई है, ग्रेफाइट की, यानी कि मुझे दोनों का अलग अलग वॉल्यूम देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं उसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर लो साथ साथ। वेट ऑफ पेंसिल क्या बन जाएगा आपके पास, वेट ऑफ पेंसिल, उसके लिए बेटा मुझे दो चीजों की जरूरत है, मुझे जरूरत है किसकी, वॉल्यूम ऑफ वुड मल्टीप्लाई विद जो ग्रेविटी ऑफ वुड है आपके पास, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, मल्टीप्लाई विद ग्रेविटी ऑफ ग्रेफाइट। ये आपको सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड बेटा कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड के बारे में सोचूं तो मुझे इस तरह का होलो सिलेंडर दिखेगा, क्यों, बीच में ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट को अगर हटा देंगे तो कैसा दिखेगा, बीच में मुझे एक होलो सिलेंडर टाइप दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर होलो सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बेटा, पाई जो आपके पास इसमें गिवन है वैल्यूज, वो गिवन है कि डायमीटर जो है पेंसिल का वो 7 है और डायमीटर ग्रेफाइट का वो 1 है, तो 7 वाले में से 1 वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा पाई 7/2 डिवाइड बाय 10, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास मिलीमीटर में गिवन है और ये दूसरा जो है यहाँ पर मुझे बेटा ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो मैं उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 7/2 डिवाइड बाय 10, 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डायमीटर है, 10 से डिवाइड किया क्योंकि मिलीमीटर है, का स्क्वायर माइनस 1/2 डिवाइड बाय 10 स्क्वायर, माइनस क्यों कर रहा हूँ, ये ग्रेफाइट वाला पार्ट है जो माइनस करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना गिवन है मुझे 10 सेंटीमीटर, तो इनटू 10 मल्टीप्लाई जो वुड का हमारे पास ग्रेविटी है, वुड का ग्रेविटी कितना गिवन है 0.7 इंटू 0.7 प्लस, बस ये कैलकुलेशन करना है आपने। इसी तरह से ग्रेफाइट वाला जो कैलकुलेशन है वो क्या बनेगा बेटा आपके पास, वो बनेगा आपके पास पाई 1/2 डिवाइड बाय 10 होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का, तो ये आर का स्क्वायर इंटू एच, एच वही है अपने पास 10, ठीक है, और ग्रेफाइट का जो गिवन है वो आपका इसका ग्रेविटी वो है 2.1 इंटू 2.1, ये सॉल्व कर लेना बस आपने बेटा, ये कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है लेकिन ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, कर सकते हैं, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका सॉल्व करके 15.015 ग्राम, ठीक है। इस तरह से आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हो, सिंपलीफाई करोगे या आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The difference between the compound interest and simple interest on a certain sum of money at 10% per annum for 2 years is 500। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताया हुआ है, कितना बताया 500, कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए। तो पूछ रहा है कि बताओ हमारा जो सम है वो क्या है, यानी कि प्रिंसिपल मनी पूछ रहा है आपसे। तो अपने लेट कर लेते हैं कि लेट हमारा प्रिंसिपल मनी जो है, प्रिंसिपल कितना है x, ठीक है, प्रिंसिपल x ले लेते हैं, रेट हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो बेटा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 है ना, तो क्या बन जाएगा x इंटू 2 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, कैंसिल कर दो, नीचे 5 आ जाएगा, ये बन गया बेटा x/5। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया x/5। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये आ जाएगा बेटा x मल्टीप्लाई 1 प्लस 10/100 रेज टू पावर 2 माइनस 1, ठीक है। ये आ गया आपका, क्या चीज आ गया आपके पास, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/10 11/10 हो जाएगा, तो सॉल्व करके बनेगा x इंटू 121 डिवाइड बाय 100 माइनस 1, ठीक है। तो ये बच जाएगा 21x/100, कितना बच गया हमारे पास 21x/100, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कितना गिवन है हमें 500, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है बेटा 21x/100 माइनस x/5 इज इक्वल टू 500। तो बेटा इधर एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 100 एलसीएम आ जाएगा, 100 एलसीएम लोगे ये बन जाएगा 21x माइनस 20x, ठीक है, इक्वल टू 500। तो ये बच गया बेटा आपके पास, दैट इंप्लाइज 21 माइनस 20x कितना हो जाएगा 1x, यानी कि x/100 इज इक्वल टू 500, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 50,000, ठीक है। 50,000 आपका फाइनली क्या मिल गया हमें, हमारा सम ऑफ मनी, जो सम ऑफ मनी था 50,000 था,
ठीक है, बड़े इजीली आप सॉल्व कर सकते थे। सिंपल इंटरेस्ट निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस इक्वेट करा, पूरे 10 नंबर मिलेंगे गारंटेड। ठीक है, अगर इस प्रोसेस में आप सॉल्व कर रहे हो पूरे 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। 120 मैन हैड फूड प्रोविजन फॉर 200 डेज। तो 120 मैन के लिए कितने डेज का फूड है हमारे पास? 200 डेज का फूड है। ठीक है, हमें क्या कह रहे हैं? आफ्टर 5 डेज, यानी कि 5 दिन के बाद। तो 5 दिन के बाद बेटा 5 डेज माइनस कर देते हैं। 5 डेज माइनस करते हैं तो बेटा बचेंगे हमारे पास 195 डेज। 5 डेज के बाद क्या हुआ? 5 डेज के बाद अभी जो अपने पास मैन थे वो 120 मैन थे। 120 मैन के लिए कितने डेज का फूड रहेगा 5 डेज के बाद? 195 डेज का। तो दिस इज माय रिमेनिंग फूड, है ना, ये बचा हुआ फूड है जो मेरे पास कितने लोगों के लिए था? 120 लोगों के लिए था। लेकिन हुआ क्या है? आफ्टर 5 डेज 30 मैन डाइड। 30 मैन जो है वो मर गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास अब मैन कितने हैं? मेरे पास अब मैन रह गए हैं सिर्फ 120 में 30 माइनस किया तो 90 मैन। ठीक है, अब मेरे पास ये 90 मैन जो है उन्होंने ये बचा हुआ खाना है जो प्रोविजन हमारे पास गिवन है। तो ये फूड कितने डेज चलेगा? x डेज बोल देता हूं मैं, x डेज चलेगा, क्योंकि उसने ये पूछा हमसे कि रिमेनिंग फूड विल लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं हम? चेन रूल का लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो बन जाएगा बेटा आपके पास m1d1 इक्वल टू m2d2 मैन इंटू डेज। ठीक है, पहले कितने मैन थे? 120, जिनके लिए 195 डेज का फूड था, और यही फूड अब कितने लोग लेंगे? 190। कितने डेज लेंगे वो हमें बताना है। डेज हमने क्या लिए थे यहाँ पे? x2 लिए थे। ठीक है, तो डेज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बेटा इसकी जगह x। ठीक है जी, ये x आ गया। अब क्या करना है? कटिंग करना है। 0 से 0 कट जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, 3 से इधर कट कर दो, 3 6 18, 3 5 15, 65 इंटू 4, 65 इंटू 4 करते हैं, 65 का डबल 130, 130 का डबल 260। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा कितना? 260 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया 24th क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपका RIMC के एग्जाम में इस बार आया है। ये भी टफ नहीं था अगेन। लो जी, फिर से अलजेब्रा आ गया। अलजेब्रा काफी आया अभी इस बार एग्जाम में। जो बच्चों को अलजेब्रा अच्छे से जिन्होंने पढ़ा था ना, उनके तो मजे लग गए भाई। बहुत सारे क्वेश्चन में अभी तक अलजेब्रा कर दिए, मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन तो कर दिए होंगे। ठीक है, आगे और आ गया अलजेब्रा का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो 8p इक्वल टू 59 स्क्वायर माइनस 51 स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b, a प्लस b। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 8p 59 माइनस 51, 59 प्लस 51, तो बन गया 8p इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 59 प्लस 51 बेटा 110। 8 से 8 कैंसिल, p की वैल्यू आ गई 110। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आप देखो 4 क्वेश्चन पूछे हैं, यानी कि 2.5 मार्क का क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, और 2.5 में इतना बहुत है, इससे ज्यादा बड़ा बनना नहीं चाहिए था। ठीक है, ओके नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट गिवन है ABP इक्वल टू 3A प्लस B होल स्क्वायर माइनस 3A माइनस B होल स्क्वायर। फिर से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगा। ABP इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करोगे तो 3A प्लस B माइनस 3A प्लस B, माइनस करेंगे तो यहाँ A प्लस हो जाएगा। फिर 3A प्लस B और प्लस करेंगे तो 3A माइनस B। ठीक है, तो ये बेटा 3A कैंसिल हो गया, इधर B कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास? B प्लस B 2B। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है? 3A प्लस 3A 6A। ठीक है, लो जी, ये आपके पास क्या कैंसिल हो रहा है? यहाँ पर B से बेटा B कैंसिल हो गया, P से बेटा इधर सॉरी P नहीं, A से A कैंसिल हो गया, बच गया कौन? इधर P बच गया। तो P इक्वल टू क्या बच गया इधर? 3 6 2 12 बच गया। तो यहाँ पे आंसर आ गया P इक्वल टू 12। ठीक है, फिर से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सारे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 143p इक्वल टू 76 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर। क्या बन जाएगा? 76 माइनस 67, 76 प्लस 67। तो ये क्या बेटा? 143p 76 माइनस 67 करेंगे तो बच जाएंगे 9, और मल्टीप्लाई दोनों का टोटल बनेगा 143। 143 से 143 कैंसिल, p का वैल्यू आ गया 9। बहुत इजी क्वेश्चन है, 10-10 नंबर फ्री में मिल रहे हैं तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
अच्छा एक क्वेश्चन रह गया, सॉरी यार, आपका एक क्वेश्चन इसका पार्ट है, क्या पार्ट गिवन है हमें, 441 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 21 स्क्वायर माइनस 71 स्क्वायर। तो ये मैं बोल सकता हूँ 21 का स्क्वायर भी 441 होता है, मैं इस बार स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, और 17 का स्क्वायर एज इट इज रहने देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो 441 से 441 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, p इक्वल टू क्या बच गया, 17 बच गया। डायरेक्ट क्वेश्चन था आपके पास, p का वैल्यू 17 आ गया। चलो जी बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो भाई अभी तक हमारे क्वेश्चन हो गया 25 हमने सॉल्व कर दिया, 26 क्वेश्चन की बारी आ गई। 26 क्वेश्चन में कह रहा है अ बाइसाइकिल डीलर हैज ₹20,000 टू इन्वेस्ट व्हेन अ बाइसाइकिल इज अवेलेबल फॉर ₹800। मतलब कोई डीलर है वो 20,000 की साइकिल खरीद सकता है अगर साइकिल कितने रुपए की हो, 800 रुपीज की हो ईच साइकिल। अब वो कह रहे थे प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल इंक्रीजेस बाय 25%, प्राइस बढ़ गया 25%, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ साइकिल ही कैन परचेज विद द सेम सम। अब वो 20,000 रुपए में कितनी साइकिल खरीद सकता है ये हमें बताना है, ठीक है। देखो बेटा 25% अगर बढ़ गया तो 800 का प्राइस जो है 25% बढ़ गया तो वो 125% हो गया। दिस इज माय न्यू प्राइस, न्यू प्राइस इज 125% ऑफ 800। तो क्या बन जाएगा बेटा 125 डिवाइड विद 100 इंटू 800। ये 2 0 से इधर 2 0 काट देते हैं, 125 इंटू 8 कर लेते हैं बेटा, 125 इंटू 8 हो जाएगा 1000। तो आपका जो न्यू प्राइस है वो 1000 हो गया। नाउ नंबर ऑफ साइकिल कितनी आ जाएंगी, अगर मैं 20,000 में खरीदता हूँ, नंबर ऑफ साइकिल इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाय 1000, कट कर देते हैं, आंसर आ गया 20। यानी कि मैं 20 साइकिल्स खरीद सकता हूँ, ठीक है। 20 साइकिल्स जो है मुझे मिल जाएंगी अगर प्राइस बढ़ा देता हूँ 25% कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज माय क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ साइकिल ही कैन परचेज विद द सेम सम। मतलब पैसा नहीं चेंज किया हमने, पैसा नहीं चेंज किया तो वही पैसा है, 1000 रुपए में होगी अब साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपेजियम PQRS in which PQ is parallel to RS, PQ is 8, QR is 6, RS 4, Q is सीधी वैल्यूज गिवन है। डायरेक्ट आपको बस इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको कंपास वगैरह का यूज करना है, ठीक है। किस तरह से बनाएंगे उसका डायरेक्ट आइडिया बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर PQ बना लेना है, ठीक है। PQ कितना बनेगा हमारे पास, PQ बनेगा 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले स्केल लिया, PQ 8 सेंटीमीटर ले लिया। अब देखो हमें इसमें एक एंगल गिवन है Q एंगल है 60 डिग्री, तो मैं यहाँ Q पर फटाफट एंगल बना लेता हूँ। 60 डिग्री कैसे बनाते हैं, इस तरह से आर्क कट करते हैं, देन फिर यहाँ पर आर्क आएगा, यहाँ पर आर्क आएगा, और ये अपना 60 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन गया, ठीक है। और एक साइड हमें गिवन है QR गिवन है 6, तो Q पर रखेंगे कंपास और ऐसे आर्क लगा देंगे, कितना सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारे पास, ये आ गया बेटा R, ठीक है। अब बेटा जो हमारे पास ट्रेपेजियम होता है उसमें जो दो पैरेलल लाइन है, तो दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच के जो अगर मैं एंगल चेक करता हूं तो 90 डिग्री का बनता है। तो मैं यहाँ P पर अपनी मर्जी से एक एंगल बना लेता हूँ, कितना 90 डिग्री का। 90 डिग्री एंगल कैसे बनेगा, इस तरह से 60 फिर 60 और फिर 60 पे आर्क कट करेंगे, यहाँ इधर से आर्क कट करेंगे यहाँ, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। कितना बना दिया हमने, 90 डिग्री। ओके अब हमें क्या गिवन है, RS गिवन है। RS कितना गिवन है, 4। तो यहाँ ऐसे R के ऊपर कंपास खोल लेंगे 4 और यहाँ से ऐसे यहाँ पर कट लगा देंगे, देन हम इसको ऐसे ज्वाइन करवा देंगे। तो ऐसे R पर रख के ऐसे आर्क कट करनी है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये पॉइंट का नाम हम क्या रख देंगे, S रख देंगे। तो इस तरह से आपका ट्रेपेजियम बन जाएगा। जैसे आप इस पे ऐसे आर्क कट करते हो पैरेलल लाइन कट आएंगी बिल्कुल सीधी सीधी, तो ये दोनों अपने आप पैरेलल हो जाएंगी। 90 डिग्री कट किया मैंने इसलिए यहाँ से भी 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रेपेजियम कुछ इस तरह से आप बना सकते थे यहाँ पर, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था आपका। ओके नेक्स्ट फिर आपका बेटा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में किस तरह से कह रहे हैं, इन द अबव फिगर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, T इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, ST बाइसेक्ट S। तो हमें प्रूव करना है कि QR जो है QT के इक्वल है, RT बाइसेक्ट कर रहा है एंगल R को, STR जो है 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको प्रूव करता हूं यहाँ पर, ठीक है, तो आप नोटिस करना है यहाँ पर हमें क्या बोला गया, सबसे पहले तो बोला गया कि जो T है वो मिड पॉइंट है PQ का, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो बराबर आने वाली है, ठीक है। ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, ठीक। फिर आप नोटिस करो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि जो ST है वो बाइसेक्ट कर रहा है S को, ST बाइसेक्ट कर रहा है S को, ये बाइसेक्ट हो गया यहाँ पर।
यानी कि अगर ये एंगल x है तो इधर भी ये एंगल भी x होगा। क्लियर, ये x x हो जाएंगे क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है हमारे पास। और देखो अगर ये एंगल x है बेटा तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा x बनेगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, पैरेललोग्राम में ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। ये x है तो बेटा ये भी x होएगा। क्लियर, फिर आप नोटिस करो ये वाली दोनों एंगल अगर बराबर है तो बेटा ये वाली साइड और ये वाली साइड फिर से मैच कर जाएंगी, ये वाली साइड दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है तो ये भी बराबर होगी। इसका मतलब ये वाले दोनों एंगल भी बराबर आएंगे, यानी कि अगर ये y है तो ये भी y होगा। क्लियर, और क्योंकि यहाँ पर ये y बन रहा है तो यहाँ पर भी ये y बनेगा, क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल बन रहा है मेरा तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी y हो गया। अब आप नोटिस करो आपका एंगल r जो है वो बाइसेक्ट हो चुका है y y। ठीक है, उसने बोला था RT बाइसेक्ट R, देखो ये RT है, ये बाइसेक्ट हो गया, y y बन गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन था QR QT के इक्वल है, आप चेक करो QR किधर है, ये रहा QR, ये QT, देखो दोनों बराबर आ चुके हैं, ये भी हमने प्रूव कर दिया। और क्या था, STR एंगल 90 डिग्री है। STR कहां पर है, STR ये वाले एंगल की बात चल रही है। ये एंगल मुझे नहीं पता कितना, लेकिन ये पूरा लीनियर एंगल बना हुआ है, और लीनियर एंगल कितना होता है बेटा आपके पास 180। तो इसका नाम मैं Z रख देता हूं एक बार, ठीक है। तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री है। मुझे फाइंड करना है z, तो इसके लिए मुझे x प्लस y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, x प्लस y की वैल्यू मैं कहां से फाइंड कर सकता हूं, ये वाले से, इस जगह से। ठीक है, यहां से अगर x प्लस y की वैल्यू फाइंड करें तो देखो ये कितना एंगल बना हुआ है 2y। ठीक है, ये ऊपर कितना एंगल बना हुआ है 2y, तो बेटा यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा 2y बनेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 2y है तो यहाँ पर भी 2y बनेगा, तो ये 2y है, इधर भी 2y, ये बन गया ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीन एंगल है x 2y, तो एक यहाँ से भी रिलेशन बन गया मेरे पास x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बन गया बेटा 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, बन गया x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से कट करते 180 को कितना आ गया 90 डिग्री, यानी कि x प्लस y का वैल्यू 90 डिग्री आ गया। यहाँ पर x प्लस y की जगह पुट कर देते हैं 90 डिग्री प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। 90 बेटा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि z की वैल्यू क्या बच गई 90 डिग्री, जो हमें प्रूव करना था। हमने z एंगल क्या लिया था STR, तो STR एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना था, ये भी हमने प्रूव कर दिया। इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज यूज करी किसकी, एंगल आपकी, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया ट्रायंगल का, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का लॉजिक लगाया हमने यहाँ पर, तो आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो गए। ठीक है बेटा, इस तरह से सॉल्व करना था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स containing 336, 240, 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and height wise, height of each stack is same। मतलब ऐसे स्टैक बनाने हैं, बुक्स लेनी है, ठीक है, जो भी आपके पास इंग्लिश की, मैथ्स की और साइंस की बुक्स है, ऐसे उनके स्टैक बनाने, एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रख के। तो कैसे बनाने चाहिए कि उन सबकी हाइट जो है बराबर है। अब हाइट सबकी बराबर बनानी है तो इसका मतलब क्या बेटा, मुझे इन तीनों नंबर को किसी एक सेम नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है, और मुझे साइज फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे इन तीनों नंबर का क्या निकालना पड़ेगा HCF। जब भी सेम चीज चाहिए, मुझे तीनों को इक्वली डिवाइड करना है, तो वो क्या बनेगा इनका HCF, यानी कि मुझे बेटा यहाँ पर फाइंड करना था HCF। HCF किसका 336, 240 एंड 96, इन तीनों का अगर मैं HCF फाइंड कर लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, स्टैक आ जाता है। ठीक है बेटा, तो आपको इनका HCF निकालोगे तो कितना मिलेगा 48 मिल जाएगा, यानी कि आपके पास कितनी बुक्स का आपका वो बनना है ग्रुप, हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर, ये हमें बताना था। और कितनी बुक्स बना रहे थे, 48 बुक्स बन जाएंगी हमारे पास। हर एक स्टैक जो हमारे पास हमने बनाया है उसमें 48 बुक्स होंगी। और नंबर ऑफ स्टैक्स अगर बताने हैं, नंबर ऑफ स्टैक्स हम कैसे बता सकते हैं, इज इक्वल टू टोटल बुक्स। टोटल बुक्स कितनी है 336 प्लस 240 प्लस 96 डिवाइड बाय 48। एक स्टैक में कितनी बुक है 48, तो टोटल बुक्स करो 48 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 14। यानी कि कितने स्टैक बनने वाले हैं, देयर विल बी 14 स्टैक्स। ठीक है, 14 स्टैक बन जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन 29 सॉल्व हो गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के आपके दो क्वेश्चन आ गए, पहले 5 वाले में आया था, अब 10 वाले में भी आया है। If 2 unbiased dice are thrown, what is the probability of getting a sum of 5?
तो डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, तो 5 प्रोबेबिलिटी आने का क्या सम जो है, सम बनाना है मुझे उनका, और वो 5 आना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो बेटा जब मैं टोटल केसेस फाइंड करूंगा, यहाँ पर टोटल केसेस किस तरह से बनेंगे, अगर मैं 2 डाई को थ्रो कर रहा हूं तो 2 डाई थ्रो करने पर 2 नंबर दिखेंगे मुझे। तो पहला केस क्या बनेगा 1,1, फिर 1,2, 1,3 ऐसे चलते जाएगा, और 1,6। फिर क्या बनेगा 2,1, 2,2 ऐसे चलता जाएगा, 2,6 है ना। इस तरह से चलते जाएंगे, कई सारे बनेंगे हमारे पास, और कहां तक बनेंगे 6,6 तक बनेंगे। ये हमारे पास सबसे पहले आप दिखाओगे टोटल केसेस। तो टोटल केसेस कितने बने बेटा हमारे पास 36, 6 into 6 36, ऐसे रो वाइज भी 6 चल रहे, कॉलम वाइज भी 6 चल रहे, टोटल 36 बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। और अब बात करते हैं फेवरेबल केसेस की। ये तो हो गया आपके टोटल केस, ठीक है। तो टोटल के बाद चलते हैं फेवरेबल केस में। फिर आपने बताने हैं फेवरेबल केस, क्योंकि आपको नंबर चाहिए, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस क्या बनेंगे, फेवरेबल केसेस बनेंगे आपके जिसमें कि आपका सम जो है वो 5 आना चाहिए। देखो 1,4 पे आपको 5 मिलेगा, 4,1 पे 5 मिलेगा, 2,3 एंड 3,2। तो कितने केसेस बने बेटा आपके पास 4 केसेस बने। तो फेवरेबल केसेस है 4, so probability of the event will be 4 divided by 36. Favorable case divided by total case is the probability. 4 1 the 4, 4 9 the 36, 1 by 9 आपका फाइनल आंसर। ये आपका 30th क्वेश्चन जो था, लास्ट क्वेश्चन, वो आपका सॉल्व हो गया। देखो 10 मार्क्स में इतना प्यारा सा क्वेश्चन मिला है ना कि मजे से 10 नंबर लेते हुए खुशी हो रही है कि हाँ यार 10 नंबर मिल गए, इतना सा काम किया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आप देखो 30 के 30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे आपके, और उनमें से मुझे अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा कि जो बहुत ज्यादा टफ है जिसके लिए सोचना पड़े। 2 क्वेश्चन में स्टेटमेंट मिस्टेक निकली आपकी बेटा, और उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस में ऑब्जर्व करूं अभी तक, तो उनमें से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है बच्चे के लिए, ठीक है। यानी कि क्योंकि उसमें डेसिमल या उसने कौन से नंबर दे रखे हैं, ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में, वहां पे बच्चा थोड़ा कैलकुलेशन में टफ समझता है, ठीक है, सिर्फ उसके लिए। तो अदरवाइज मैं देखूंगा सबकी कैलकुलेशन भी बड़ी इजी थी, सारे क्वेश्चन भी बड़े लॉजिकल इजीली हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। मतलब टफ नहीं था कुछ भी, बहुत आसान पेपर था मेरे हिसाब से। जो बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ के गया है ना, वो आराम से पेपर क्रैक कर सकता है। मैथ का तो 100% वो क्रैक कर देगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका आज का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हम बाकी के एग्जाम जो आपके आरएमएस का एग्जाम आने वाला है और सैनिक स्कूल, उनके भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अभी बेटा आपके पास टाइम है, आरएमएस और सैनिक स्कूल का एग्जाम जिन्होंने देना है वो बच्चे अपना अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, ठीक है। हम आपके साथ बेटा जुड़े रहेंगे, ठीक है। और मेरी तरफ से जो आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट मैंने सर्च किया वो ये है, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू द बिग रिजल्ट्स। मतलब कि आप अगर थोड़ा थोड़ा बेटा डेली का वर्क करना शुरू कर लोगे तो आपको गारंटेड बिग रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। और आपके पास अभी टाइम है, आप बड़े इजीली अपना सिलेक्शन करवा सकते हो। जो बच्चे सैनिक स्कूल और आरएमएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन उनके आने। 9th क्लास के बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं, 6th क्लास के बच्चों में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, 9th वालों में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव स्टाइल में मिलेंगे। मैं आपकी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी चल रही है, लाइव क्लासेस 9:30 हमारी क्लास होती है डेली, उस क्लास को बच्चे ज्वाइन कर सकते हो, अपनी क्लासेस अटेंड करो। उसमें मैं हर तरह के क्वेश्चन करने सिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करने हैं, शॉर्टकट क्या लगा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शॉर्टकट भी लगाने चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि ये आरएमसी का थ्योरेटिकल होता है, लिख के करना पड़ता है, तो मैंने थोड़ा लिख के समझाया कैसे करना है, अदरवाइज शॉर्टकट भी लगा सकते थे, ठीक है बेटा। तो मेरी तरफ से बेटा आज के लिए आपका सेशन इतना ही है। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छा सा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हो। फिर भी और भी कोई डिटेल्स आपको चाहिए, आप एकेडमी पे जाइए, आप कॉन्टेक्ट करिए, आपको प्रॉपरली सारी डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे न्यू बैचेस जो है वो हम दिसंबर में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम अपनी टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करवा रहे हैं और क्लासेस भी है, क्रैश कोर्स है, बच्चा ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। ओके बेटे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लगे रहो बेटा।